नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री की चैप्टर केमिकल काइनेटिक में पिछले लेक्चर में हमने कॉलिजन थ्योरी की स्टडी की थी। आज हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी या हम ये कहें संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम अभिक्रिया गति सिद्धांत या सक्रिय संकर सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। संकटवाद के मुख्य रूप से दो दोष थे। पहला, जटिल अणुओं की आणविक ज्यामिति से त्रिविम विन्यास की कठिनाई से गणना होती है, और दूसरा, यह सिद्धांत केवल गैसीय अवस्था में ही सही परिणाम देता है। सॉलिड या लिक्विड अवस्था में परिणाम पूर्णतः शुद्ध नहीं आते हैं। इन कमी को दूर करने के लिए 1915 में मार्सिलिन द्वारा एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी दी गई, जिसे बाद में 1935 में आयरिंग और पॉलिनी ने इसे विकसित किया या इसे करेक्ट किया। इस सिद्धांत के मेन पोस्टुलेट्स क्या है वो हम देखें। सबसे पहला पोस्टुलेट्स है, क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले सक्रिय संकुल बनना आवश्यक है। यानी क्रियाकारक के अणु परस्पर टक्कर करके अभिक्रिया करके एक उच्च ऊर्जा वाला अणु बनाता है। यह उच्च ऊर्जा वाला अणु सक्रिय संकुल कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रियाकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए सक्रिय संकुल का बनना आवश्यक होता है। जब सक्रिय संकुल बनता है तो क्रियाकारक और सक्रिय संकुल यानी रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मध्य एक साम्य स्थापित होता है, एक साम्य स्थापित हो जाता है, यानी इक्विलिब्रियम होता है। सक्रिय संकुल कब बनता है? जब सक्रिय ऊर्जा रखने वाले अणु एक उपयुक्त दिशा में टकराते हैं, और जब ये उपयुक्त दिशा में टकराते हैं तो सक्रिय संकुल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के निर्माण होने की संभावना बनती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते समय कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं, परंतु सक्रिय क्रियाकारक से उत्पाद में बनते समय कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं, परंतु सक्रिय संकुल में जो बंध टूटते हैं वो पूर्णतः नहीं टूट पाते हैं। यानी बंध टूटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और जो कुछ बंध पूर्णतः नहीं बनते हैं, केवल बंध बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी बंध आंशिक रूप से टूटते हैं और आंशिक रूप से नए बंध बनते हैं। तो इन्हें हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो सक्रिय संकुल या ट्रांजिशन स्टेट में ना तो बंध पूर्णतः टूटते हैं और ना ही पूर्णतः बंध बनते हैं, अर्थात आंशिक बंध का आंशिक विघटन होता है और आंशिक रूप से बनते हैं। ये दोनों ही बंध दुर्बल अवस्था में होते हैं। सक्रिय संकुल की ऊर्जा क्रियाकारक और उत्पाद दोनों से अधिक होती है और एक उच्चतम ऊर्जा होती है। यही उच्चतम ऊर्जा अवरोध कहलाती है, जिसे पार करके ही क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो ये हमारे पोस्टुलेट्स थे। अब हम इसको एक रिएक्शन के रूप में देखें। जैसे कोई रिएक्शन है, इसमें H2 जो है Cl से अभिक्रिया करके HCl बना रहा है और H का एक अणु मुक्त हो रहा है। अब हम क्रियाकारक लें तो क्रियाकारक H2 है, यानी बंध H जो कि Cl से टक्कर करता है। अब टक्कर करने के जब ये टक्कर H और Cl की टक्कर एक निश्चित दिशा में या एक निश्चित अभिविन्यास में होती है, तो इन टक्कर के फलस्वरूप इनकी ऊर्जा बढ़ती है
और एक उच्चतम ऊर्जा स्तर पर पहुंचती है, इस उच्चतम ऊर्जा स्तर पर सक्रिय संकुल या ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस सक्रिय संकुल में H और H के मध्य जो बंध है वो पूर्ण रूप से अभी टूटा नहीं है, यानी आंशिक रूप से टूटा है, यानी बंध टूटने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। और H और Cl के मध्य पूर्णतः बंध नहीं बना है, यानी बंध बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, ना आंशिक रूप से बंध बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सक्रिय संकुल में HH के मध्य आंशिक रूप से बंध टूट रहा है और HCl के मध्य बंध आंशिक रूप से बंध बन रहा है। ये दोनों ही बंध दुर्बल होते हैं क्योंकि ये बंध आंशिक बंध है। इस सक्रिय संकुल या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत अधिक होती है, उच्च होती है। और जब ये सक्रिय संकुल और क्रियाकारक के मध्य की जो ऊर्जा का अंतर है, ये अंतर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी यानी इस ऊर्जा अवरोध को पार करके क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उत्पाद क्रियाकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले ये सक्रिय संकुल बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम इस तरह से बताएं, H प्लस Cl यानी ये रिएक्टेंट है, ये आपस में अभिक्रिया करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में या सक्रिय संकुल में या ट्रांजिशन स्टेट में HH बंध आंशिक रूप से टूट रहा है और HCl बंध आंशिक रूप से बन रहा है। यह सक्रिय संकुल या ट्रांजिशन स्टेट उच्च ऊर्जा वाली होती है, अतः अस्थायी होती है और तुरंत ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। सक्रिय संकुल या ट्रांजिशन स्टेट को सामान्यतः हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उन पर स्टार का चिन्ह लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक सामान्य अभिक्रिया देखें, जैसे AB जो है वो क्रियाकारक है, ये आपस में क्रिया करके सक्रिय संकुल AB स्टार बना रहे हैं। A क्रियाकारक और सक्रिय संकुल साम्यावस्था में है। अब ये AB स्टार जो कि संकलित संकुल या ट्रांजिशन स्टेट है वो अस्थायी और तुरंत उत्पाद C+D में परिवर्तित हो जाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग क्या होगा? अभिक्रिया वेग इक्वल टू सक्रिय संकुल की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो या हम इसको कह सकते हैं -d/dt, यानी इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग हमारा क्या होगा? अगर हम ए के रेस्पेक्ट में ले -d/dt, यानी ए का विघटन हो रहा है, अतः हम माइनस चिन्ह लगाते हैं, -d/dt इक्वल टू सक्रिय संकुल, यानी सक्रिय संकुल हमारा क्या है? AB स्टार, तो हमने यहाँ AB स्टार रखा, इनटू सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिकम्पोजिशन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो AB स्टार इंटू सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति। अब हम AB स्टार को निकालें। AB स्टार इस अभिक्रिया के लिए AB प्लस A+B इक्वल टू AB स्टार, यानी इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक K स्टार क्या होगा? K स्टार इक्वल टू AB स्टार अपॉन A इंटू B, या हम ये कह सकते हैं AB स्टार इक्वल टू K स्टार इंटू A इंटू B। तो यहाँ K स्टार क्या? सक्रिय संकुल बनने का साम्यावस्था स्थिरांक है। और सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति न्यू इक्वल टू क्या है? KT अपॉन H। यहाँ K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T परमताप है और H प्लांक नियतांक है। अब हम इस इक्वेशन में सक्रिय संकुल AB स्टार और फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है? -dA/dt इक्वल टू K स्टार A इंटू B इंटू KT अपॉन H। अब हम अभिक्रिया वेग को इस तरह से भी लिख सकते हैं, -dA/dt इक्वल टू K इंटू A इंटू B। यहाँ A और B क्रियाकारकों की सांद्रता है जिसकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है, और K अभिक्रिया स्थिरांक है या वेग स्थिरांक है। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर हम कंपैरिजन करें तो -dA/dt इक्वल है, अतः हम कह सकते हैं कि K A इंटू B इक्वल टू K स्टार A इंटू B इंटू KT अपॉन H। ठीक है,
ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो हमारा क्या बचता है, कैपिटल के इक्वल टू के स्टार इंटू स्मॉल के इंटू टी अपॉन एच। यहाँ कैपिटल के, ये जो के है कैपिटल के, वो हमारा वेग स्थिरांक है, के स्टार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए स्थिरांक है, स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी परमताप और एच प्लांक नियतांक है। अब हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के को हम इस तरह से भी बता सकते हैं, आर अपॉन एन। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, के इक्वल टू के स्टार आर टी अपॉन एन एच। तो यह एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट का एक सामान्य व्यंजक है जो कि किसी भी अभिक्रिया पर लागू किया जा सकता है। परंतु जो ये इक्वेशन है हमारी, ये, या हम ये कह सकते हैं के इक्वल टू के स्टार आर टी अपॉन एन एच, इस इक्वेशन में हम के स्टार की वैल्यू निकालते हैं, तो जो के स्टार है वो प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी इस इक्वेशन को हम सीधे एकदम से उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि के स्टार का मान हम प्रायोगिक प्रैक्टिकली नहीं निकाल पाते हैं। अतः के स्टार को हम ऊष्मागतिकीय पदों के रूप में ज्ञात करते हैं, यानी एंट्रोपी और एंथैल्पी की फॉर्म में हम के स्टार की मान ज्ञात करते हैं। ऊष्मागतिकी में गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, साम्यावस्था स्थिरांक और मुक्त ऊर्जा में जो संबंध है वो क्या है, डेल जी स्टार इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के स्टार। और गिब्स फ्री एनर्जी को हम एक और इक्वेशन से भी ज्ञात कर सकते हैं, डेल जी स्टार इक्वल टू डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार। यानी गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच रिलेशन होगा डेल जी स्टार इक्वल टू डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार। अब हम इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसका लॉग लें तो क्या होगा, एल एन के स्टार इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन आर टी। सॉरी, इस इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, एल एन के स्टार इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन आर टी। यहाँ हम इस इक्वेशन का एंटी लॉग लें तो क्या होगा, के स्टार इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस डेल जी स्टार अपॉन आर टी। यहाँ हम ये कह सकते हैं के स्टार, अब यहाँ डेल जी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से रखें तो क्या होगा, के स्टार इक्वल टू ई माइनस डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार अपॉन आर टी। यानी हम ये कहें के स्टार इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल की पावर डेल माइनस डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार अपॉन आर टी। या हम इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, के स्टार इक्वल टू ई माइनस डेल एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई डेल एच स्टार अपॉन आर। यहाँ डेल स्टार जो है एंट्रोपी है, डेल एच स्टार एंथैल्पी परिवर्तन है, आर गैस नियतांक है, टी परमताप है। तो इस इक्वेशन से हम के स्टार निकाल सकते हैं, कब, जब हमें एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन यानी डेल एच स्टार और डेल एस स्टार पता है। तो यानी डेल एच स्टार और डेल एस स्टार की सहायता से हम के स्टार ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि के स्टार सीधे प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं कर सकते, अतः हम इसको एंथैल्पी और एंट्रोपी की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब के स्टार का यह मान हम समीकरण के इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच के स्टार में रखते हैं, यानी के इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच डॉट के स्टार में के स्टार की वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन से। तो हमें क्या मिलेगा, के इक्वल टू आर टी एन एच ई की पावर माइनस डेल एच अपॉन आर टी इंटू ई की पावर डेल एस स्टार अपॉन आर। अब जो हमारी इक्वेशन 81 है, यानी हमारी ये वाली इक्वेशन जो हमें मिली, इस इक्वेशन का अगर हम लॉग लें तो क्या आएगा, लॉग के इक्वल टू लॉग आर टी अपॉन एन एच प्लस डेल एस स्टार अपॉन आर माइनस डेल एच स्टार अपॉन आर टी। अब
ये जो इक्वेशन है, ये यहाँ जो समय स्थिरांक है k, वो ऊष्मागतिकीय पहलू है, यानी थर्मोडायनेमिक पर थर्मोडायनेमिक वैल्यूज पर डिपेंड करता है। अब इक्वेशन 81 में अगर हम, ये जो हमारी इक्वेशन 81 है, इस 81 में हम डेल एच स्टार यानी एंथैल्पी परिवर्तन की स्थान पर अगर हम, यानी इसके स्थान पर हम ई रखें, एक्टिवेशन एनर्जी रखें, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? हमारी इक्वेशन होगी k इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी डॉट ई की पावर डेल एस स्टार अपॉन आर। अब हमारी कॉलिजन थ्योरी में, मॉडिफाइड कॉलिजन थ्योरी में हमने एक k की वैल्यू देखी थी। k की इक्वेशन क्या थी? k इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो हमें क्या मिलेगा? पी जेड इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच डॉट ई की पावर डेल एस स्टार अपॉन आर। यहाँ जेड, आर, एन और एच ये सारे कांस्टेंट हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या स्टेरिक फैक्टर है पी, ये किस पर निर्भर करता है? डेल एस पर, यानी ये सीधा डेल एस से संबंधित है, यानी प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंट्रोपी पर निर्भर करता है, यानी इससे सीधा संबंधित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो कॉलिजन थ्योरी में जो प्रायिकता गुणांक जोड़ा गया, जो पी जोड़ा गया, वह सक्रियण एंट्रोपी द्वारा निर्धारित होता है, यानी एंट्रोपी पर निर्भर करता है। तो ये हमारी एब्सोल्यूट रेट, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी थी, या इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, सक्रिय संकुल बनता है। या हम इसको एक और नाम से ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। थैंक यू।